Hello everyone. So we will study a very important topic for chemical calculation called stoichiometry या stoichiometry, whatever you want to pronounce it. So इस stoichiometry को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. Stoichio मतलब एलिमेंट्स एंड metry मीन्स मेजरमेंट, यानी एलिमेंट का मेजरमेंट. कैसे, देखो ध्यान से. क्या होता है स्टोइकियोमेट्री? द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टिंग मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट. द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टिंग मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट. किसी रिएक्शन में के दो पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स. तो उनके बीच में जो क्वांटिटेटिव रिलेशन होता है, क्वांटिटेटिव रिलेशन मतलब कि रिएक्टेंट के कितने मोल लिए हैं और प्रोडक्ट के कितने मोल्स बने हैं. और एक क्वालिटेटिव रिलेशन होता है जिससे कि हम कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं कि कंपाउंड कौन सा है. और यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे कि अमाउंट कितनी बन रही है, कि रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट जो है वो प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट को फॉर्म करेगी. ठीक है. द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टिंग मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म आर नोन एज स्टोइकियोमेट्री. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन है. ये रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है. फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम H2 गैस एंड O2 गैस, द कॉम्बिनेशन ऑफ H2 हाइड्रोजन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन एलिमेंट. ठीक है. तो अगर मैं इस रिएक्शन को दिस इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो इसको हम रीड कैसे करते हैं? हम ऐसे पढ़ते हैं 2 मोल H2, इसका कोफिशिएंट कितना है O2 का? 1. 1 मोल O2 व्हेन रिएक्ट फॉर्म 2 मोल वाटर लिक्विड. इस तरीके से हम इसको रीड करते हैं. तो यहाँ पर रिएक्टेंट के कोफिशिएंट क्या है? 2 और 1. और प्रोडक्ट का कोफिशिएंट क्या है? 2. तो 2 मोल H2 रिएक्ट विद 1 मोल O2 टू फॉर्म 2 मोल H2. तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट 2, 1, 2 जो है 2 इसका, 1 इसका और ये 2 इसका रिप्रेजेंट स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट. ओके. ये स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. एंड जैसे कि एक रिएक्शन और है, दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट द कंबशन ऑफ मीथेन. मीथेन एक फ्यूल है, हाइड्रोकार्बन है. तो इसकी रिएक्शन जब O2 से हो रही है तो एक कार्बन से एक CO2 बन गया और 4 हाइड्रोजन से 2 H2 बन गए. एक H2 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो टोटल यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो 2 H2 बन गए. ठीक है. और ऑक्सीजन बैलेंस किया तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया. तो इसको अगर रीड करें तो हम बोलेंगे 1 मोल CH4 2 मोल O2 से रिएक्ट कर रहा है, यानी रिएक्टेंट आर रिएक्टिंग इन ए रेशियो ऑफ 1:2. रिएक्टेंट 1:2 के स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है कि हमें ये चेक करना पड़ता है कि रिएक्टेंट के जो मोल्स हैं वो किस मोल के रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं या किस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं. तो ये 1:2 में रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर 1 मोल CO2 और 2 मोल H2 बन रहा है. तो रिएक्शन विल, अब देखो यहाँ पे एक लैंग्वेज, रिएक्शन विल कंप्लीट व्हेन CH4 and O2 will react in 1:2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो. अब जरा ध्यान देना, जैसे रिएक्शन कब बोलते हैं कि कंप्लीट हो गई, इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट कब फिनिश हो सकते हैं पूरी तरह. तो देखो, अगर मैं इस रिएक्शन में CH4 का 1 मोल लूं तो O2 के मुझे 2 मोल लेने चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन की इंफॉर्मेशन यही बोल रही है कि रिएक्शन, देखो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है. जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन की इंफॉर्मेशन होती है उसी से पता चलता है कि क्या क्वांटिटी लेनी चाहिए रिएक्टेंट की जिससे कि पूरी तरह फिनिश हो जाए. ठीक है. तो 1 मोल CH4 रिएक्टिंग विद 2 मोल O2, यानी कि अगर CH4 और O2 1:2 के मोल रेशियो में रिएक्ट करेंगे देन जो है ये दोनों फिनिश हो जाएंगे एंड लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल फॉर्म. ठीक है. ओके. अब मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि मैं CH4 का, अब ये तो वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन की इन्फॉर्मेशन है, मैं कहूँ कि मैं CH4 का 5 मोल रिएक्ट कराना चाहता हूँ, 5 मोल्स. तो फिर इस स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग O2 के कितने मोल लेने चाहिए? 10. तो 5/10 कितना आ जाएगा? फिर से 1:2.
यही तो इन्फॉर्मेशन है रिएक्शन की, कि जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें जो रिएक्टेंट का कोफिशिएंट का रेशियो होता है, उसी रेशियो में हमें मोल अगर लें तो रिएक्शन विल कंप्लीट। तो अगर मैं इसके 5 मोल लूं तो इसके 10 मोल लेने चाहिए, तो अगेन द रेशियो विल बी 1:2। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हम रिएक्शन जब करवाएंगे तो इसका एक ही मोल लें, इसका भी 2 मोल लें, ऐसा जरूरी नहीं है। इसकी एक ऐसे मोल लो जिसे कि 1:2 के रेशियो में रहे। अगर मैं कहूं कि CH4 के 10 मोल रिएक्ट कराना चाहता हूं मैं, तो कंप्लीशन तब कंप्लीट होगी जब O2 के 20 मोल्स हों। इसके 4 मोल रिएक्ट कराना चाहता हूं तो इसके 8 मोल होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो, रिएक्शन विल कंप्लीट व्हेन H2 एंड O2 विल रिएक्ट इन स्टोक्योमेट्रिक रेशियो 2:1, यानी कि इसके 2 मोल हैं तो इसके 1 मोल होना चाहिए। अगर मैं इसके 10 मोल लेता हूं तो इसके 5 मोल होना चाहिए, ये मतलब है इसका। ओके, सो रिएक्शन तभी कंप्लीट होती है जब रिएक्टेंट जो है वो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में रिएक्ट करते हैं। अभी इसमें क्वेश्चन देखते हैं तो और क्लैरिटी आएगी थोड़ी सी। जैसे एक ये रिएक्शन है सिंपल सी, C प्लस O2 से CO2, राइट। तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। इसकी इंफॉर्मेशन क्या है कि जब 1 मोल C रिएक्ट करेगा तो O2 का 1 मोल रिएक्ट करेगा और 1 मोल CO2 बनेगा, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अब मैं इसमें क्वेश्चन पहले पूछता हूं कि अगर मैं C के 5 मोल लूं तो रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए O2 का कितना मोल होना चाहिए। सो यू नो दैट कि C एंड O2 आर रिएक्टिंग इन ए स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो 1:1। तो इसके 5 मोल होने चाहिए, तो इसके 5 मोल होने चाहिए, तब ये 5 मोल बन जाएगा। इसके 10 मोल है तो इसके भी 10 मोल होना चाहिए, तब ये 10 मोल बन जाएगा, ठीक है, 10 मोल्स बन जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड व्हेन 5 मोल कार्बन रिएक्ट्स, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन का आंसर देखो, आंसर 1, कैलकुलेट मोल्स ऑफ, क्या पूछा इसमें, कैलकुलेट मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड व्हेन 5 मोल कार्बन रिएक्ट्स, ठीक है। अब देखो रिएक्शन क्या है, C प्लस O2 से CO2, ये बैलेंस है, ये कंप्लीट होने के लिए दे शुड रिएक्ट इन 1:1 स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो। तो अगर ये कह रहा है कि इसके 5 मोल रिएक्ट करें, तो आपको पता है कि इसका 5 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो फिर इसका भी कितना मोल होना चाहिए, 5। अच्छा, O2 बार इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो फिर हम इसको 5 मोल ही मानेंगे। लेकिन देखो पूछा है कि मास ऑफ CO2, तो इसके अगर 1 मोल फिनिश होता है तो इसका कितना मोल बनता है, 1 मोल। तो इसके 5 मोल फिनिश होंगे तो इसके कितने मोल बनेंगे, 5 मोल। क्योंकि रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन की इन्फॉर्मेशन ये कह रही है कि इसका 1 मोल फिनिश होगा तो इसका 1 मोल बनेगा, इसके 5 मोल लिए हैं तो इसके 5 मोल बनेंगे। और O2 हमने मान लिया कि इसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म कितना हो गया, अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म्ड इक्वल टू 5 मोल, ठीक है। इसलिए मास पूछा गया है तो मास कैसे निकालोगे, अब आपको मोल पता है ना, मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसके मास जो है वो 5 है, तो मोल क्या होता है, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास पूछा है हमसे, गिवन मास में W मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। और वैसे भी देखो मास पूछा तो 1 मोल CO2 का मास कितना होता है, 44 होता है, याद है आपको, CO2 का मास कितना होता है 44, 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 तो 32 हो गया, टोटल 44 हो गया। तो 1 मोल CO2 का मास 44 है, तो 5 मोल CO2 का मास कितना होगा, 5 इंटू 44 ग्राम। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 यानी 22 ग्राम CO2 हमको मिलेगा 5 मोल कार्बन से। यहाँ से निकाल सकते हो या फिर 5 हमने यहाँ पर कर दिया, इसका 44 रख दिया, बात वही हो गई ना। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 88 ग्राम CO2, ठीक है। मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 88 ग्राम CO2। देखो अगेन रिएक्शन यही है, C प्लस O2 से क्या बन गया, CO2। अब पूछ रहा है कि मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 88 ग्राम CO2।
88 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करना है। तो पहले ये देख लो कि 88 ग्राम CO2 कितने मोल के बराबर है। बहुत सारे तरीके करने के, अभी हमने स्टार्ट किया इसलिए मैं जिस मेथड से बता रहा हूँ मैं उसी तरह सॉल्व कर रहा हूँ। तो 88 ग्राम CO2 कितने मोल्स के बराबर है? तो तुरंत क्या याद करो, इसका मोलर मास। वी नो 44 ग्राम CO2 इक्वल टू 1 मोल। मोलर मास आपको याद रखने पड़ेंगे। CO2 का मोलर मास कितना होता है? इट विल बी गिवन। ओके, सो मोलर मास ऑफ CO2 इज 44। मैंने अभी इसके पहले क्वेश्चन में भी लिखा है मोलर मास CO2 कितना होता है? 44। तो इसलिए 80 ग्राम CO2 कितने मोल्स के बराबर होगा? सो 1/44 इंटू 88 यानी कि 2 मोल के बराबर होगा। ठीक है, तो CO2 हमको कितने मोल फॉर्म करने हैं? 2 मोल्स। तो पूछा है कि मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड। तो बताओ रिएक्शन की स्टोकियोमेट्री क्या है? स्टोकियोमेट्री जो बैलेंस रिएक्शन इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास? बैलेंस रिएक्शन इंफॉर्मेशन यह है कि 1 मोल OC 1 मोल O2 से एड करेगा तो इसका 1 मोल बनेगा। तो अगर हमको इसके 2 मोल चाहिए तो ये भी कितने होने चाहिए? 2, और ये भी कितने होने चाहिए? 2। तो मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड विल बी हाउ मच? 2 मोल्स। तो आंसर कितना आ गया? O2 मोल्स। O2 के मोल्स कितने होंगे? 2 मोल्स। आ गया आंसर, सिंपल सा बिल्कुल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस व्हेन 1 ग्राम कार्बन रिएक्ट विद O2। अब देखो ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। फिर से देखो थर्ड पार्ट इसका, C प्लस O2 से CO2, 1 ग्राम C से कितने मोल CO2 बनेंगे, ये क्वेश्चन है। तो देखो पहले 1 ग्राम C से कितने मोल CO2 बनेंगे? दो तरीके करने के। देखो पहले 1 ग्राम C को आप मोल में कन्वर्ट कर लो। तो देखो 1 ग्राम कार्बन इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि 1 डिवाइड बाई कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 मोल कार्बन। ठीक है, 1 ग्राम कार्बन इक्वल टू 1/12 मोल कार्बन, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो देखो ध्यान से, ये 1:1 में रिएक्ट करते हैं तब ये 1 बनता है। तो देखो अगर ये 1/12 में रिएक्ट करेगा तब ये कितना बनेगा? 1/12। हो गया क्वेश्चन। तो क्या पूछा था? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस व्हेन 1 ग्राम CO2 रिएक्ट विद O2। ठीक है, तो देखो जब ये 1 ग्राम इक्वल टू 1/12 मोल्स, 1/12 मोल्स रिएक्ट करेगा तो 1/12 मोल्स मिलेगा, क्योंकि स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसी तरीके से है। ठीक है ना, इसलिए ना 1/12 CO2 का मास कितना होगा? तो मास ऑफ 1/12 मोल CO2 इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, यानी कि 1/12 इंटू मोलर मास कितना होता है इसका? 44। तो कितना आ गया? यू कैन फाइंड इट, सॉल्व कर सकते इसको। तो आ गया 44/12 ग्राम। ठीक है ना, सिंपल सा एकदम। मोल इंटू मोलर मास कर दिया, या कैसे कर सकते हो? 1 मोल का मास 44 होता है तो 1/12 का मास कितना होगा? सॉल्व कर लो इसको, आराम से हो गया। ये है आपके सिंपल क्वेश्चन। अब आगे आते हैं। देखो अब थोड़ा और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सा है। फिर से एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये एग्जाम्पल थर्ड है आपका। ठीक है, कोई रिएक्शन है A प्लस B से 2C। पहले इसकी इंफॉर्मेशन क्या है बताओ? इंफॉर्मेशन सबसे पहले बैलेंस रिएक्शन की इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए कि बैलेंस रिएक्शन की इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास। तो ये रिएक्शन क्या बता रही कि इसका 1 मोल फिनिश होगा तो इसका भी 1 मोल फिनिश होगा और इसके 2 मोल बनेंगे, यानी कि जो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो है, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो जो है वो 1:1 है। तो इसका 1 मोल फिनिश होगा तो इसका भी 1 मोल फिनिश होगा, 1 और ये 2। दिस इज स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, ये स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, करेक्ट। तो क्या बोल रहे हैं, जब इसका 1 मोल फिनिश होगा, इसका 1 मोल फिनिश होगा तो इसके 2 मोल बनेंगे। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसके 5 मोल ले लूं तो भी कंप्लीट रिएक्शन के लिए इसे कितने मोल चाहिए? 5 मोल्स। तब इसे कितने बनेंगे? 10 मोल्स। ठीक है ना, तो रिएक्शन विल कंप्लीट व्हेन A एंड B रिएक्ट इन स्टोकियोमेट्रिक रेशियो 1:2, यानी कि A और B जब 1:1 में रिएक्ट करेंगे तभी रिएक्टेंट विल फिनिश, बोथ रिएक्टेंट विल फिनिश। अब क्वेश्चन ये है, ध्यान देना, अगर मैं देखो पहला इसमें फर्स्ट केस लेता हूं, अगर मैं इसके 5 मोल लूं तो इसके भी 5 मोल लूं तब इसके 10 मोल बनेंगे, करेक्ट है। दूसरी बात मैं ले रहा हूं कि अगर मैं इसके 8 मोल लूं
तो इसके भी 8 मोल लेना चाहिए, तभी तो 8:8 का, जब 8 को 8 से डिवाइड करें तो 1:1 आएगा, तब से कितने बनेंगे 16 मोल। ये भी करेक्ट है। थर्ड बात में देखो क्या बोल रहा हूं, अगर मैं इसके 6 मोल लूं, ठीक है, और इसके 7 मोल लूं, तब सी के कितने मोल्स बनेंगे। यानी कि मैं इसको 1:1 के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में नहीं ले रहा हूं। तब ऐसे केसेस में क्या होगा, तो ऐसे केसेस में ये चेक करना पड़ेगा कि कौन पहले फिनिश हो रहा है। तो देखो इसके 1 मोल, ध्यान देना, इसके 1 मोल के लिए इसके 1 मोल की रिक्वायरमेंट है, तो इसके 6 मोल के लिए इसके 6 मोल की रिक्वायरमेंट है, इसके 6 मोल के लिए इसके 6 मोल के लिए 6 मोल रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये 6 मोल से क्या है ज्यादा, तो फिनिश कौन होगा, ए। करेक्ट। तो जो पहले फिनिश आता है वहीं पर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि जैसे एक रिएक्टेंट खत्म हो गया तो बी कितना भी ज्यादा हो उससे क्या फर्क पड़ता है। यानी कि अगर मैं फोर्थ ऑप्शन ले लूं कि इसके मैं 6 मोल ले रहा हूं और इसके 100 मोल ले लूं बी के, तो इसके 100 मोल का कोई फायदा है क्या। क्यों, जैसे इसके 6 मोल खत्म होंगे वैसे ये जितना बी जो बचेगा वो अनरिएक्टेड बचा रहेगा और सी बन चुका होगा इसके, क्योंकि बी तभी रिएक्ट करेगा जब ए प्रेजेंट हो, जब ए नहीं है तो रिएक्शन ही नहीं होगी। तो इसलिए बोलते हैं कि रिएक्टेंट दोनों कब फिनिश होंगे, जब वो 1:1 के रेशियो में प्रेजेंट हो। अगर ये 1:1 के रेशियो में नहीं है तो वो पहले खत्म हो जाएगा जो कम होगा। बिल्कुल क्लियर है। जो पहले खत्म हो जाता है उसे बोलते हैं लिमिटिंग रीजेंट। तो क्या लिखा देखो, द रीजेंट विच फिनिश फर्स्ट आर कॉल्ड लिमिटिंग रीजेंट। LR का मतलब लिमिटिंग रीजेंट। जो रीजेंट केमिकल रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है उसे बोलते हैं लिमिटिंग रीजेंट। कोई डाउट है तो देखो ध्यान से, इसमें इसका आंसर क्या आएगा, तो इसके 1 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए, इसके 6 के लिए इसका 6 चाहिए, ज्यादा है तो ए विल फिनिश। और जितना, अच्छा अब ए और सी में रेशियो क्या है कि पहले कौन खत्म हुआ, ए, तो जब ए खत्म हो गया तो रिएक्शन स्टॉप हो गई। अब ए जितना खत्म होगा उसका डबल सी बनेगा, तो इसका कितना खत्म हो रहा है सी, तो ये कितना बनेगा 12 मोल्स। करेक्ट। इसी तरीके से देखो यहां पर 6 और इसके 6 मोल के लिए इसके 6 मोल चाहिए, क्योंकि 1:1 तभी होगा, लेकिन ये 100 मोल्स है तो अगेन ये खत्म हो जाएगा और जितने मोल से खत्म होंगे उससे डबल मोल बनेंगे। तो देखो यहाँ भी 12 मिला, तो इसके 100 मोल लेने का कोई फायदा हुआ क्या, नहीं। यानी कि 6 में इसके 6 चले गए, कितने बचे 94 मोल्स बेकार हो गए, क्योंकि वो तो किसी काम ही नहीं है, रिएक्शन तो पहले ही खत्म हो गई। तो यहां समझना, द रीजेंट विच फिनिश फर्स्ट आर कॉल्ड लिमिटिंग रीजेंट। ऐसे कर सकते हैं, द रीजेंट दैट प्रोड्यूस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रीजेंट। जो रीजेंट लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे वो उसे लिमिटिंग रीजेंट बोलते हैं। यहाँ पर इस 6 और इसके 100 मोल लेने में इसने सबसे लीस्ट अमाउंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है। क्यों, क्योंकि इसके खत्म होने के बाद रिएक्शन स्टॉप हो गई। ओके, सो एक बात मैं और लिख रहा हूं कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, amount of product depend, amount of products, ठीक है, depends upon limiting reagent, ठीक है, या इट इज द लिमिटिंग reagent which decide the product। लिमिटिंग reagent जो होता है वो प्रोडक्ट डिसाइड करता है। अब मेरी एक बात बिल्कुल ध्यान सुन लो, किसी केमिकल रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, देन फाइंड लिमिटिंग रीजेंट। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, इफ रिएक्टेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, देन आइडेंटिफाई लिमिटिंग रीजेंट, ठीक है, एंड इट विल डिसाइड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। इट विल डिसाइड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। बिल्कुल बात क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों की अब, ठीक है। इट विल डिसाइड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब मैं इसमें कुछ एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूं। देखो, जैसे बहुत अच्छे से सीख लेना इस बात को, A+
3B into 2C। तो पहले इंफॉर्मेशन क्या है, पहले क्या करोगे, सबसे पहली बात इंफॉर्मेशन, व्हाट इंफॉर्मेशन वी हैव इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो इंफॉर्मेशन ये है कि A एंड B जो है दे आर रिएक्टिंग इन 1:3, ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी कि रिएक्शन विल कंप्लीट जब A और B 1:3 में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि अब क्वेश्चन 1 है, अगर मैं A के 3 मोल्स लूं तो B के 9 मोल्स लिए हैं, तो C के कितने मोल्स बनेंगे। तो रिएक्शन क्या बोले कि ये 1 है तो ये 3 होना चाहिए, ये 3 है तो कितना होना चाहिए 9, इसका 3 टाइम्स, तो ये 1:3 की रेशियो में है क्या, चेक करो, 3/9 यानी कि 1:3 की रेशियो में है, तो रिएक्शन विल कंप्लीट। अब नाउ तो जब ये 1 मोल खत्म होगा, इसके 3 मोल खत्म होंगे तो इसके 2 मोल्स बनेंगे, तो इसके 3 खत्म होंगे, इसके 9 खत्म होंगे, इसके कितने मोल बनेंगे 6 मोल, आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि इसका जब 1 खत्म होगा तो इसके 2 बनेंगे, इसके 3 खत्म होंगे तो इसके 6 बनेंगे, सिंपल सी बात। ये यहाँ से देख लो, इसके 3 खत्म होते हैं, इसके 2 बनते हैं, इसके 9 खत्म होंगे कितने बनेंगे, तो देखो 3 से 2 बने, तो 9 से कितने बनेंगे 2/3 इंटू 9 कितना आ गया 3 9 यानी 6 आ गया। किसी से चेक करके देख लो, अगर दोनों लिमिटिंग है, दोनों एक साथ खत्म हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट की अमाउंट किसी पर भी डिपेंड करती है। अगर दोनों रिएक्टेंट एक साथ खत्म हो रहे हैं तो प्रोडक्ट की अमाउंट किसी भी रिएक्टेंट से निकाल लो, अदरवाइज, ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या है कि अदरवाइज दोनों में जो पहले खत्म होता है फिर उससे प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री देखनी पड़ेगी कि उसका लिमिटिंग रीजन से क्या रिलेशन है, ठीक है। तो देखो अब इसी में क्वेश्चन में 2 लेता हूं, अगर मैं A के 5 मोल लूं और B के 10 मोल लूं तो C के कितने मोल्स बनेंगे। सेम रिएक्शन है, A प्लस 3B से 2C, ठीक है। अगर मैं A के 5 मोल लूं और B के 10 मोल लूं तो C के कितने मोल्स बनेंगे। कैसे करेंगे इसको, तो रिएक्शन क्या बोल रही है कि ये तभी फिनिश होंगे जब 1:3 की रेशियो में होती है। ये 5 है तो 15 होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। ये 5 है तो 15 होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो फिर कौन खत्म होगा, तो इसके 5 के लिए 15 चाहिए बट वो नहीं है, तो फिर B लिमिटिंग एजेंट होगा। अब देखो B के मोल्स A से ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन तब भी यहाँ पर B लिमिटिंग एजेंट है, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग B कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, B इज द लिमिटिंग एजेंट, B इज द लिमिटिंग एजेंट। और या फिर एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं इसमें, या तो ऐसे निकाल लो आप थ्योरी से कि इसके 5 से 15 चीज, यहाँ पे ट्रिक ये होती है कि क्या कीजिए आप, मान लो कोई रिएक्शन है A प्लस B से बन गया C, प्रोडक्ट है ना। तो आप क्या कीजिए, जो भी मोल्स दे रखे हैं, इसे मान लो इसके मोल्स दे रखे हैं 10, इसके मोल दे रखे हैं 15, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसको साइड में कहीं कर लीजिए कि आप लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए टू फाइंड लिमिटिंग रीजन 10 को आप इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए और 15 को B के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। जिसके लेस आएंगे, जो विच वन लेस है, जो लेस आएगा दैट विल बी लिमिटिंग रीजन, करेक्ट। ये आपको साइड में करना है बस आइडेंटिफाई करने के लिए, अदरवाइज आप थ्योरी से भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि 5 को इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कीजिए, जैसे मैं यहाँ पे 10 को इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, पर मोल कितना रिएक्ट कर रहा है वो डिसाइड करना होता है बेसिकली। तो 5 को 1 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, 10 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आया 10/3, यहाँ पे देखो साइड में करके 5/1 कर लिया ये A के लिए और 10/3 कर लिया B के लिए, तो कितना है, ये तो 5 आ गया, ये आ गया 3.33। तो किसके मोल्स कम है, B के, तो B इज द लिमिटिंग रीजन। और जब B लिमिटिंग रीजन है यानी कि B विल फिनिश फर्स्ट, ठीक है, तो B पहले खत्म हो जाएगा, वही C की अमाउंट को डिसाइड करेगा, ठीक है। तो देखो कैसे भी करेंगे, तो B की कितने मोल्स खत्म होना चाहिए 10 मोल्स। तो अब देखो लिखो कैसे कैसे करते हो, तो लिमिटिंग रीजन डिसाइड द प्रोडक्ट, मैंने बोला लिमिटिंग रीजन डिसाइड द प्रोडक्ट, तो कैसे लिखोगे, पहले रिएक्शन की इन्फॉर्मेशन 3 मोल B फ्रॉम 2 मोल C। अब कितने खत्म हो रहे हैं, ये तो रिएक्शन की इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि इसका 3:2 है ना रिएक्ट करने का रेशियो, तो 3 से 2 बन रहे हैं, तो कितने खत्म हो रहे हैं, इसलिए 10 मोल B 10 मोल खत्म हो रहा है, तो 10 मोल B विल फॉर्म हाउ मेनी मोल C, 2/3 इंटू 10, कितना आ गया 20/3 मोल C के आंसर आ गया, ये आपका आंसर हो गया। बोलो क्लियर एकदम। और क्वेश्चन लेता हूं मैं इसमें भी आपको, जब तक आपको अच्छे से क्लियर ना हो जाए इसको समझते रहिए।
एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, A प्लस 2B प्लस 3C चेंज इनटू 4D, ठीक है, ये हमने ले लिया और मैंने A के ले लिया 5 मोल, B के ले लिया जो है वो 7 मोल और C के ले लिया 8 मोल, ठीक है, और मैं पूछा और D की कितने मोल्स बनेंगे। अब इसमें तो ट्रिकी लगा हुआ, तो कैसे करोगे, इसको साइड में जाकर के टू फाइंड, हम क्या करें, टू फाइंड LR लिमिटिंग रीजन, तो क्या करोगे, पहले A के लिए ट्राई करो तो 5/1, B के लिए ट्राई किया तो 7/2 और C के लिए ट्राई किया तो 8/3। सबसे कम किसके आएंगे, देखो ये तो 5 ही रह गया, ये कितना आ गया 3.5 और ये कितना आ गया 3 2 6 एंड 3 6 18 2.6 अप्रोक्सीमेटली। सबसे मोस्ट कम किसके आ रहे हैं, C, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, C इज दी लिमिटिंग रीजन, C पहले फिनिश हो जाएगा और जैसे C खत्म हो जाएगा रिएक्शन विल स्टॉप। ओके, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी तो आप कैसे लिखेंगे, देखो अब इसका मतलब कि जो D है, जो अमाउंट ऑफ D जो है, अमाउंट ऑफ D विल डिपेंड ऑन C। तो इनका रेशियो क्या रेट करने का, 3:4, तो पहले इंफॉर्मेशन लिखो, 3 मोल C फॉर 4 मोल D, इसलिए 8 मोल C फिनिश हो रहे हैं टोटल, तो कितने बनेंगे 4/3 इंटू 8, कितना आ गया 32/3 मोल C, आंसर आ गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये सारे, मोल्स ऑफ C। अगर मास पूछा जाए तो C के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका टोटल मास आ गया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट आते हैं, एक क्वेश्चन है 2H2 गैस O2 गैस 2H2 गैस प्लस O2 गैस 2H2 लिक्विड। अब क्वेश्चन पूछा है कि इसमें 4 ग्राम H2 और 32 ग्राम O2 रिएक्ट करें तो इसका कितना मास बनेगा, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी तो हम मोल की बात कर रहे थे, तो पहले देखो ये किस रेशियो में रिएक्ट करने चाहिए, तो H2 एंड O2 शुड रिएक्ट इन 2:1 फॉर द कंप्लीट रिएक्शन एंड कंप्लीट कंजप्शन ऑफ H2 एंड O2, दोनों तभी एक साथ खत्म होंगे जब दोनों 2:1 में रिएक्ट करें, ठीक है। ओके, अब देखो जरा इनके मास से पहले मोल निकालो, तो 4 ग्राम H2 और 32 ग्राम O2 के मोल्स कितने हो गए, तो मोल्स H2 कितना आ गया, मोल्स ऑफ H2 कितना आया, गिवन मास अपॉन मोलर मास 4/2 कितना आ गया 2 मोल, ठीक है। मोल्स ऑफ O2 कितना आ गया, मोल्स ऑफ O2 32 डिवाइड बाई O2 का मास कितना होता है 32, 1 मोल। तो देखो इसके 2 मोल्स हैं, सॉरी ये 2 मोल्स हैं और इसके 1 मोल हैं, तो ये बिल्कुल 4 ग्राम H2 32 ग्राम O2, तो ये तो 2:1 के मोल्स में ही तो है, ठीक है, तो ये 2:1 के मोल्स में है। ओके, सो इसका मतलब वाटर कितना बनेगा फिर 2 मोल्स, क्योंकि ये दोनों फिनिश आएंगे, तो वी विल गेट 2 मोल्स वाटर, 2 मोल्स H लिक्विड एंड विच इज इक्वल टू, 1 मोल वाटर का मास कितना होता है 18 ग्राम, तो 2 को कितना हो जाएगा 36 ग्राम, तो विल गेट 36 ग्राम वाटर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था पहले तो। अब आते हैं दूसरे केस में, अगर मैं 6 ग्राम H2 और 32 ग्राम O2 रिएक्ट करें तब क्या होगा, तो 6 ग्राम H2 कितने मोल्स के बराबर होगा, इसको डिवाइड बाई 2 कर दो 3 मोल के बराबर होगा, और 32 ग्राम O2 कितने मोल के बराबर होगा, ये तो 1 मोल के बराबर है, ठीक है। अब बताओ रिएक्शन हमारी है 2H2, मैं सेकेंड पार्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, 2H2 से 2H2 प्लस O2 से 2H2। अब इसके 3 मोल्स हैं, इसके 1 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपको बताया इसके 2 के लिए 1 चाहिए, इसके 2 मोल्स के लिए इसके 1 चाहिए, यानी 2 का हाफ चाहिए, तो 3 के लिए कितना चाहिए 1.5, ये तो कम है, यानी कि O2 क्या है यहाँ पर, O2 इज लिमिटिंग रीजेंट। या फिर क्या करो 3 को इसे कोएफिशिएंट डिवाइड कर दिया, 3 को 2 से डिवाइड कर दिया एंड 1 को 1 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना है अप्रोक्सीमेटली 1.5, ये कितना है 1, किसके मोल्स कम आ रहे हैं O2 के, तो O2 लिमिटिंग एजेंट, जो ट्रिक बताया मैंने आपको, ठीक है। ये है आप देख सकते हो।
इसके कोफिशिएंट इसका 3 था तो 3 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 1.5 आ गया, एंड इसको 1 से 1 डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया, तो ये O2 का आ गया और ये H2 का आ गया, तो O2 के मोल्स कम है इसलिए O2 लिमिटिंग रीजन हो गया। अब O2 लिमिटिंग रीजन हो गया तो O2 से डिसाइड होगा, तो देखो किसे बोलेंगे, 1 मोल इसका खत्म होता है तो 2 मोल्स बनते हैं। अभी भी कितना मोल्स खत्म हो रहा है, 1 मोल, तो अगेन वी विल गेट 2 मोल H2O, और जब 2 मोल H2 मिलेगा तो अगेन वी विल गेट 36 ग्राम H2O। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब थर्ड केस हो क्या है, अगर मैं H2 के 4 मोल लूं और ऑक्सीजन के 36 ग्राम लूं, H2 के 4 ग्राम लूं और ऑक्सीजन के 36 ग्राम लूं, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। H2 की कितने ग्राम है, 4 ग्राम, तो H2 प्लस 2O2 चेंज टू 2H2O, तो इसका 4 ग्राम है, तो 4 ग्राम करस्पॉन्डिंग टू 2 मोल, इसका कितना ग्राम है, 36 ग्राम है, तो 36 डिवाइड बाई कितने मोल्स होगा, मोल्स ऑफ O2 कितना आएंगे, 36 डिवाइड बाई 32, ये 1 से ज्यादा आएगा ना कुछ, सो इसको कितना मान के चले हम लोग, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.1, इतना कुछ आएगा, ये 1.15 इस तरीके से मैं मान लेता हूँ, 1.15 आ गया, चलो ठीक है। इसके मोल्स आ गए 1.15, तो इसका 36 ग्राम जो होगा 1.15 मोल होगा, 36 ग्राम था ना, तो 36 ग्राम इक्वल टू 1.15 मोल्स। अब देखो इसके 2 के लिए, इसके रिएक्शन सही नहीं लिखी मैंने यहाँ पे, इसके 2 के लिए इसका 1 मोल चाहिए, तो इसके अगेन ये 2 मोल्स है तो इसका 1 चाहिए, लेकिन ये 1 से क्या है ज्यादा, तो H2 विल बी लिमिटिंग रीजेंट, H2 इज LR, H2 यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग रीजेंट है, ठीक है। क्यों, या तो कॉफी से डिवाइड कर दो तो 2 डिवाइड बाई 2 तो 1 आ गया, और ये 1.15 डिवाइड बाई 1 तो 1.15 आ गया, तो इसके मोल ज्यादा हो गए, तो इसलिए O2 इज H2 इज द लिमिटिंग रीजन। अब देखो प्रोडक्ट कितना बनेगा, इसके 2 मोल से खत्म होंगे तो इसके 2 ही मोल बनते हैं, कितने खत्म हो रहे हैं, 2 मोल्स, तो 2 ही बनेंगे, तो अगेन यू विल गेट 36 ग्राम H2। तीनों केस में H2 की क्वांटिटी 36 ग्राम ही है। ये तो मैंने बताया कि आप मोल से करके निकाल सकते हो, आप मास से भी सॉल्व कर सकते हो इसको, वो भी तरीका होता है। मैं आगे क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। अब एक तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो हमारे असाइनमेंट में भी दे रखे हैं। इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर, व्हाट विल बी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको समझने के लिए आप मास परसेंटेज जो मैंने बताया था वहां पे जाओ जरा, याद करो। अगर मैं कहूं कि H2O में हाइड्रोजन का मास परसेंटेज क्या है, तो आप कैसे सॉल्व करते थे, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू हाइड्रोजन का मास, यानी 2 हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम हो गया, डिवाइड बाई टोटल मास कितना, 18 इंटू 100, ऐसे करते थे। लेकिन मैं कहूं कि इसको एक फॉर्मूला बना के सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करो, देखो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू, यहाँ पे 2 ग्राम कैसे आया, 2 हाइड्रोजन थे, तो 2 इंटू 2 क्या है, कितने हाइड्रोजन के नंबर है ना, तो 2 इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन हमने ये तो किया, डिवाइड बाई नीचे क्या किया, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। क्या मैं इसको इस तरह फॉर्मूले में लिख सकता हूं क्या, ठीक है। यानी कि ऊपर मान लो कोई भी कंपाउंड अगर ऐसा है AXBY, ध्यान देना, अगर मैं पूछूं कि इसमें A का परसेंटेज क्या है तो कैसे लिखोगे, X इंटू मोलर मास ऑफ A, मोलर मास ऑफ A, या एटॉमिक मास ऑफ A, एक एटॉमिक मास ऑफ A, ठीक है, डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे देखना ऊपर अगर AMU मास दे रखा है तो नीचे भी AMU में रखे हम लोग रखेंगे मोलर मास ऑफ AXBY। क्या इस तरह मैं इसको फॉर्मूले में लिख सकता हूँ, बस इसको यहाँ पे ऐसे करना है। अब इंसुलिन कोई कंपाउंड है जिसमें 3.4% सल्फर है, ठीक है, तो अगर मुझे इंसुलिन में सल्फर की परसेंटेज निकालनी होगी तो मैं कैसे लिखूंगा बताओ जरा, मैं लिखूंगा परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल टू
सल्फर के कितने एटम्स हैं इंसुलिन में। अब ये कैसे पता चले, क्योंकि इंसुलिन का फॉर्मूला तो नहीं दे रखा है। तो व्हाट विल बी मिनिमम मॉलिक्यूलर, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर क्या हो सकता है, जब सल्फर के एटम मिनिमम से मिनिमम कितने मास होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, 1। मैं पूछूं कि वाटर का मास कितना होगा अगर हाइड्रोजन मिनिमम नंबर में हो, तो हाइड्रोजन को इसमें 2 है, वैसे तो वाटर में। अब मिनिमम कितने हाइड्रोजन मान सकता हूँ किसी कंपाउंड में, 1। तो मान लिया कि मिनिमम सल्फर 1 है, तो 1 इंटू मास ऑफ सल्फर, यानी कि एटॉमिक मास ऑफ सल्फर या मोलर मास ऑफ सल्फर, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर डिवाइड बाई मास ऑफ इंसुलिन। मास ऑफ इंसुलिन, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में पूछा गया है, मास ऑफ इंसुलिन इंटू 100। कैसे कर सकता हूं मैं, तो बस हो गया क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ सल्फर को लिख दिया हमने 3.4, और हमने मिनिमम सल्फर मान लिए 1, उसका मास कितना होता है 32, एंड मास ऑफ द इंसुलिन, ठीक है। पूछ रहा मिनिमम मास ऑफ इंसुलिन, तो यहाँ पे क्या मिनिमम मास लिख दिया, तो हमने मास ऑफ इंसुलिन क्या मान लिया हमने m, यहाँ पे लिख दिया मास ऑफ इंसुलिन, ठीक है, और इंटू 100, बस हो गया क्वेश्चन। यहां से इंसुलिन का मिनिमम मास आ जाएगा। तो आपने कर रखा था इस क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन, बट आपको फॉर्मूला बनाना था। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको काफी मिलेंगे। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Mg3PO4 का होल ट्वाइस विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब देखो इस तरह क्वेश्चन के लिए भी बहुत सारे प्रिंसिपल लगाए जाते हैं, लेकिन आपको जो बताया दिया गया है उसी से सॉल्व हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए एक बार फिर देखो ध्यान से, जैसे मैं आपसे बोलता हूं, मैं आपको इसी पेज में बताता हूं, ध्यान देना। जो भी आपने पढ़ा है बस उसको कैसे सही तरीके से यूज करना है। बहुत कुछ पढ़ लिया आप लोगों ने। अगर मैं कहूं कि 1.5 मोल आपके पास AXBY है, वी हैव 1.5 मोल AXBY, करेक्ट। और 1.5 मोल AXBY में मैं पूछूं कि मोल्स ऑफ A क्या है, मोल्स ऑफ A, मोल्स ऑफ A, तो मोल्स ऑफ A कितने होंगे, तो आप क्या बोलते हो 1.5 इंटू एक्स, यानी कि 1.5 एक्स मोल्स A के हैं, और B कितने मोल्स है 1.5 इंटू Y। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मैं इसका अगर 1 मोल लूं तो उसमें X मोल A है और Y मोल B है, तो 1.5 लूंगा तो फिर इसके 1.5 X हो जाएंगे, इसके 1.5 Y हो जाएंगे। अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिखना चाहता हूँ कैसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा इसको लैंग्वेज में कैसे लिखूंगा, तो देखो ध्यान से कैसे लिखूंगा लैंग्वेज में, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल्स ऑफ A इक्वल टू X इंटू मोल्स ऑफ AXBY, और मोल्स ऑफ B कैसे लिखूंगा, Y इंटू मोल्स ऑफ AXBY। अब देखो ध्यान से, यानी कि अगर मुझे इस कंपाउंड में A के मोल्स निकालने हैं, तो जो भी A का फैक्टर दे रखा है, A के नंबर दे रखे हैं, उसमें इस पूरे कंपाउंड के मोल से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको याद जाएगा। यही तो मतलब हुआ। देखो मोल्स ऑफ A कितना आया X इंटू मोल्स ऑफ AXBY कितना है 1.5, तो ये आ जाएगा 1.5x। और मोल्स ऑफ B कितना आएगा, तो मोल्स ऑफ B कितना आएगा Y, जो इसकी वैल्यू थी, इंटू इस फैक्टर से मल्टीप्लाई, और ये फैक्टर किसका है AXBY का, 1.5 किसके मोल्स हैं AXBY के, तो Y इंटू 1.5 मोल्स ऑफ AXBY, करेक्ट। तो ये वही बात आ गई आपकी 1.5x आ गया, और मोल्स ऑफ B कितने आ गए 1.5 इंटू Y। तो ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 1.5 मोल CO2 में O के मोल्स क्या है, तो कैसे लिखोगे, मोल्स ऑफ O इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2, करेक्ट। क्यों, O के मोल्स जो होंगे इस कंपाउंड के अंदर, O के जितने भी एटम्स होंगे वो CO2 में वो इस तरह निकाल सकते हैं हम लोग, समझ गए। तो अब आते हैं उस क्वेश्चन में, how many moles of Mg3PO2 will contain 0.25 moles of oxygen atom। अब देखो ध्यान से, इस कंपाउंड के अंदर टोटल ऑक्सीजन एटम आपको कितने दिख रहे हैं, ऑक्सीजन के टोटल मोल्स कितने दिख रहे हैं, इसके 1 मोल में देखो 4 दिख रहे हैं यहाँ पे, और 2 से मल्टीप्लाई तो 8 मोल्स ऑक्सीजन एटम है। तब जब इसका 1 मोल मान के चलूं तो मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि 1 मोल Mg3PO4 का होल ट्वाइस में वी हैव
8 मोल ऑक्सीजन एटम, ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 8 मोल ऑक्सीजन एटम हमारे पास टोटल है इस कंपाउंड में, ठीक है। अब पूछ रहा है कि 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम्स के लिए इसके कितने मोल चाहिए, ये तो पूछ रहे हैं। तो अब मैं देखो क्या बोलूंगा, इसको कैसे लिखूंगा मैं, हमारे पास लैंग्वेज क्या है, तो मैं कैसे लिखूंगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू कितने टोटल फैक्टर है ऑक्सीजन के, 8 इंटू मोल्स ऑफ Mg3PO4, Mg3PO4 का होल ट्वाइस, यही तो आया। देखो ऑक्सीजन एटम के कितने मोल्स हैं, अगर मैं तुमसे पूछ लेता इसमें कि सपोज मैं पूछ लेता कि 1.5 मोल Mg3PO4 का होल ट्वाइस में ऑक्सीजन के कितने एटम मोल्स होंगे, तो आप क्या करते, इसके अंदर 8 है, फिर 1.5 इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन ये आया कैसे, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 8 इंटू मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड टोटल, तो वही लिख रहा हूं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 8 इंटू मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड। अब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने बोल रहे हैं, 0.25, यहाँ 0.25 पुट कर दिया, 8 इंटू मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। इसके मोल्स को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया n से, तो n ऑफ या मोल्स ऑफ Mg3PO4 का होल ट्वाइस, Mg3PO4 का होल ट्वाइस, तो इसकी मोल्स आंसर आ गए, इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ गया आपका। तो मोल्स ऑफ Mg3PO4 होल ट्वाइस इक्वल टू 0.25 डिवाइड बाई 8, ये आपका आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन सब इंटरेस्टिंग है, सब बस यही लेवल है किसी कंपटीशन का भी, छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन जो भी मैं पढ़ा चुका हूं उसी से मैं देखो फॉर्मूला निकाल रहा हूं, कोई भी नई बात नहीं है, यही स्टोकियोमेट्री है। एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन जो मैंने आपको करा दिया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन सैंपल ऑफ आयोडीन इन C6H6 0.2, मोलैलिटी ऑफ आयोडीन इन C6H6। अब याद करो, मैंने मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन बताया था। मोल फ्रैक्शन ऑफ गिवन सैंपल ऑफ आयोडीन इन बेंजीन, दिस इज बेंजीन C6H6, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन इज 0.2, तो बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है और आयोडीन हमारा सोल्यूट है। तो क्या फॉर्मूला था मोल, तो हमारा फॉर्मूला था मोलैलिटी इक्वल टू x2 बाई x1, आई डोंट रिमेम्बर यहाँ पर, इट वॉज x2 बाई x1 इंटू, यहाँ पे था मोलर मास ऑफ 1 इंटू 1000। ये फॉर्मूला में बताया था हाउ टू कन्वर्ट मोलैलिटी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो देखो सोल्यूट क्या होगा यहाँ पर x2, तो 2 सब स्किप किसके लिए, सोल्यूट के लिए, 1 किस लिए, सॉल्वेंट के लिए, तो बस हो गया। सोल्यूट के मोल्स कितने हैं, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.2, और इसका कितना आ जाएगा, तो आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन यानी C6H6 विल बी इक्वल टू 1, तो इसके कितने आ जाएंगे 1 माइनस 0.2 यानी 0.8 इंटू मोलर मास 0.8 है बच्चों, ये है ना 0.8 इंटू मोलर मास 1 का था, 1 कौन है सॉल्वेंट, इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा, तो कार्बन का 12 होता है, 12 इंटू 6 हो गया 72 प्लस 6 78, तो 78 इंटू 100, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट में भी है और इसलिए मैंने इसको चूज किया है। असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन मैं इसके बाद बता दूंगा आपको, आप लोग अब देखो और कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। नॉर्मेलिटी, ये नॉर्मेलिटी है, ठीक है, नॉर्मेलिटी ऑफ salt obtained by mixing 100 ml of 0.2 molar H2SO4 with 100 ml of 0.2 molar NaOH will be, ठीक है। तो पहले तो जो रिएक्ट कर रहे हैं उनकी रिएक्शन करा दो, तो कौन रिएक्ट कर रहा है H2SO4 और NaOH, तो H2SO4 प्लस NaOH क्या बनेगा यहाँ पे कंप्लीशन में Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है।
इस तरह रिएक्शन थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करेंगे, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे। अब देखो रिएक्शन में मोल्स रिएक्ट करते हैं, तो 100 ml 0.2 मोलर H2SO4 कितना होगा। अब ये मैं बहुत सिखा चुका हूँ आप लोगों को कि अगर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम दे रखा हो तो सीधा क्या निकाल सकते हैं हम लोग, मोल्स। ठीक है, तो देखो ध्यान से 100 ml 0.2, तो मोलैरिटी क्या थी, मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, याद है। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मोल्स। क्या हो जाएगा, मोल्स। अब अगर मोल किस में है, वॉल्यूम किस में है, ml में, तो मोलैरिटी कितना है 0.2, वॉल्यूम हमने रख दिया 100, तो कितना आ गए 20। ये मोल्स आएंगे मिली मोल्स, मिली मोल्स, क्योंकि मैंने क्या बोला कि अगर वॉल्यूम ml में है, अगर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम हमारा ml में है, तो जो मिलेगा उसे बोलते हैं मिली मोल्स। तो आप मिली मोल से सॉल्व कर लो या मोल से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो तो H2SO4 के मिली मोल्स कितने हैं, 100 इंटू 0.2 यानी 20 मिली मोल्स। ठीक है, 20 मिली मोल्स यहाँ पर देता हूँ। एंड NaOH कितने मिली मोल्स है, 100 इंटू 0.2 यानी कि ये भी 20 मिली मोल्स है, 20 मिली मोल्स। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है, रिएक्शन की बैलेंस रिएक्शन की इन्फॉर्मेशन क्या है, इसको बैलेंस कर लिया हमने यहाँ पे, क्योंकि हमको Na2SO4 मिलना था तो हमने 2Na कर दिया। अब देखो जब इसका 1 मोल फिनिश होगा तब इसके 2 मोल फिनिश होंगे और इसका 1 मोल बनेगा, वाटर 2 मोल बनेंगे। ठीक है, यानी कि ये 1:2 में रिएक्ट करेंगे तो फिनिश रहेंगे। अब मैं इसके अगर मैं 20 मिलीमोल्स लेता हूँ तो इसके कितने मिलीमोल्स में चाहिए थे, 40। समझना इस बात को, अगर इसमें 20 मिलीमोल्स लेता हूं तो इसके 40 मिलीमोल्स होना चाहिए, क्योंकि ये 1:2 में रिएक्ट कर रहे हैं, तो 20 के लिए यहाँ पे 40 होना चाहिए था, लेकिन ये 40 नहीं है तो कम है। ये क्या हो गया हमको, NaOH क्या हो गया यहाँ पे, लिमिटिंग रीजेंट। या फिर क्या ट्रिक बताई मैंने, 20 को इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया और 20 को इसके कोएफिशिएंट डिवाइड कर दिया, तो इसका डिवाइड किया तो 10 आया, इसका डिवाइड 20 आया, तो ये कम हो गया ना। कैसे निकालते थे वही लिमिटिंग रीजेंट, तो यहाँ पर NaOH क्या होगा, NaOH जो है, NaOH इज लिमिटिंग रीजेंट। NaOH यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग रीजेंट। तो NaOH कितने खत्म होंगे फाइनली, 20 खत्म होंगे, क्योंकि 40 होना चाहिए था लेकिन बेचारा 20 है, तो अब 20 खत्म होंगे। तो देखो अब जो खत्म होगा वही प्रोडक्ट डिसाइड करेगा, तो इसके 2 मोल्स खत्म होंगे तो इसके 1 मोल बनेगा, इसके 20 खत्म होंगे तो कितने बनेंगे, तो 2 मोल NaOH इक्वल टू 1 मोल Na2SO4। मानते बात को, तो 20 मिलीमोल्स कितने होंगे, 20 मिलीमोल्स कितने होंगे, 20 मिलीमोल्स ऑफ NaOH इक्वल टू कितना आएगा, इसके 2 से 1 तो ये 10 मिलीमोल्स आ जाएगा, 10 मिलीमोल्स ऑफ Na2SO4। ठीक है, इसके 10 मिलीमोल्स मिल गए हमको, करेक्ट। अब 10 मिलीमोल्स है तो इसकी फिर मोलैरिटी निकाल लो। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, ओके सो ये 10 मिलीमोल्स मिले तो हमारी क्या होगी, मोलैरिटी ऑफ Na2SO4। तो कितने मिलीमोल्स मिले, 10। टोटल वॉल्यूम कितना मिक्सिंग किया आपने, इसका 100 और इसका 100, तो कितना आ गया 10 डिवाइड बाई 200। अब देखो मैंने वॉल्यूम को भी लीटर में कन्वर्ट नहीं किया, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स में मिलीमोल्स ले रहा हूं, तो वॉल्यूम भी मैंने मिलीमोल्स ले लिया, तो कितना आ जाएगा आपका 1/20 इसकी मोलैरिटी आ गई। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया था नॉर्मेलिटी, तो एक और देखो जरा ध्यान से, एक रिलेशन होता है मोलैरिटी नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, यही वही वाला वैलेंसी फैक्टर। अब ये रिलेशन कैसे आता है मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बता दूंगा, लेकिन आपको अगर निकालना चाहते हो रिलेशन निकाल सकते हो, जो स्टूडेंट निकालता है उसको मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा। आप क्या कीजिए, आप नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिख लिए और मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, देखना इस रिलेशन को लेके आ जाओगे आप। तो बस नॉर्मेलिटी पूछा गया था, मोलैरिटी कितनी आ गई 1/10 इंटू 1/10 आई 1/20 आई है, सॉरी 1/20। ठीक है, सो 1/20 इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना होगा Na2SO4 का, याद है ये सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते थे, टोटल चार्ज, तो यहाँ पे -2 चार्ज है टोटल, यहाँ पे +2 चार्ज है, तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नॉर्मेलिटी कितनी आ गई 1/10 यानी कि 0.1। ये क्वेश्चन जो मैंने बताया है ये असाइनमेंट का 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान देना ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे इक्विवेलेंट के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, क्लियर है।
अब असाइनमेंट को अच्छे से ट्राई करना। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और न्यूमेरिकल बताऊंगा जिससे कि कंसेप्ट धीरे धीरे आपका बिल्ड हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।